जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो जो हरकतें कर रहे हैं, अभी सर्जियो गोर को भेज रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्जियो गोर यहाँ आएगा, भारत और अमेरिका के जो बिगड़ते रिश्ते उनको दुरुस्त करेगा। खुद भी उसने शायद ये स्टेटमेंट दिया है कि जो विश्वास खत्म हो गया दोनों के बीच में उसकी बहाली करूंगा। क्या सच में सर्जियो गोर इसी मकसद से आ रहा है या कुछ और है? सी सर्जियो एक अननोन कमोडिटी है। वो उसका दोस्त तो है जो भी उसका बैकर वगैरह रहा है, तभी उसको ऐसा मौका मिल रहा है। पर वो एक अजीब सी कमोडिटी है। वो इस तरह से कि वो यहाँ का पैदा हुआ नहीं है। वो आई थिंक कहीं वन ऑफ दोज ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर पैदा हुआ है, जो जो एक्स सोवियत कंट्रीज थी। उसके फादर जो हैं वो एक्चुअली रशियन है। और ये गोरोश्कोव जो उसका जो लास्ट नेम है, या गोरखोव्स्की जो उसका लास्ट नेम है, वो जनरली जो वहाँ के एक खास तरह के ज्यूज होते हैं उनका होता है जो लास्ट नेम ये। उसकी मदर जो है वो इजराइल की हैं और मोसाद के साथ काम करती थी। तो और वो खुद को अपने आप को माल्टीज मतलब माल्टा जो कंट्री है वहाँ का क्रिश्चियन, वो कैथोलिक मानता है अपने आप को, वो ऐसे प्रेजेंट करता है। जब उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो लगते हैं कि ज्यूज होंगे, वो खुद को एक क्रिश्चियन बता के ही हैज ट्राई टू गेट इनटू पॉलिटिक्स यहाँ पर, जो राइट विंग पॉलिटिक्स है। अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं और यहाँ के बहुत सारे ऐसे जो एनालिस्ट हैं वो ये सोचते हैं, और इस बात पे उन्होंने बार बार लिखा भी है यहाँ के न्यूज़पेपर्स में, कि ये मोस्ट प्रोबेबली पुतिन का मोल ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसके फादर एक्चुअली रशियन मिलिट्री में काम करते थे। उसकी मदर इजराइल की थी, जो इजरायली इंटेलिजेंस के साथ काम करती थी, मोसाद के साथ। हाँ। तो सो द थिंग इज कि अगर इसको थोड़ा और गहराई पे जाओ तो यू डोंट अंडरस्टैंड, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बंदा है क्या, ये अमेरिकन है, रशियन है, या जू है, मतलब इजराइल के साथ है। तो इसका अभी तो यहाँ के लोग जो हैं, जो लिबरल्स हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उनका ये मानना पक्का है कि ये रशिया का मोल है, और वो इस बारे में बहुत बार लिखते भी रहे हैं यहाँ पर पीछे। तो ये इस स्टेज पे आ रहा है यहाँ पर कि इसके लिए कुछ भी अगर इसने ढंग से सीरियसली काम ना किया तो इसके साथ वही होगा जो एरिक गारसेटी के साथ हुआ, कि आप वहाँ जाओ, बाहर निकलो और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के डांस करो, और तो आपसे कुछ होगा नहीं। तो सी इंडिया का जो रिलेशनशिप है ना, जो इंडिया की डिप्लोमेसी है, दैट हैज गॉन बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स, कि आप वहाँ एक अगर एम्बेसडर भेज देंगे, वो सिर्फ एम्बेसडर से ऊपर नीचे चला जाएगा पूरा रिलेशनशिप। वो ऐसा नहीं होने वाला नहीं है इस समय, बिकॉज जो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो बहुत दूर तक सोचती है और बहुत गहरा सोचती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको ढंग से ठीक करनी पड़ेंगी, जो उन्होंने ढंग से ठीक नहीं की अभी। आप एक एम्बेसडर को भेज दो, ठीक है, पर बाकी चीज़ों को आप ठीक नहीं कर रहे। और एक और चीज़ है जो मैं ठीक तरह से मैं रखना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ के बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट जितने भी मैंने एनालिसिस सुने हैं, वो एक ही बात पे बार बार बात करते थे, और मेरे को इतना गुस्सा भी आता है और वो लगता है कि इनको अकल ही नहीं है, इनको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। उनका सोचना ये है कि जो भी ये प्रॉब्लम हुई है भारत और यूएस के बीच में, मोदी जी और ट्रंप के बीच में, वो सिर्फ ट्रेड डील की वजह से हुए, वो सिर्फ 25% की वजह से है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका आप ट्रेड डील को ऊपर नीचे नेगोशिएट कर भी सकते हो, पर आप जो वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो क्रिप्टो डील की है, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? बिल्कुल। बिकॉज लड़ाई तो इस बात की थी कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, और पाकिस्तान को हमारे पर हावी होने का मौका दे दिया, राइट? 2-2 बार उसको जो बुलाया था मुल्ला मुनीर को, बिट्रे किया, उन्होंने बिट्रे किया, राइट? 2-2 बार उसको, और भारत को ये बार बार कहना चाहिए था कि ये बंदा एक मास मर्डरर है ऑफ हिंदूज, क्योंकि आसिम मुनीर की बैकिंग से वो लोग वहां गए थे
पहलगाम। और उन्होंने वो हरकतें की थी जो उन्होंने की हैं, राइट, जो पूरा पहलगाम में किया। द थिंग इज के भारत को ये कहना चाहिए कि एक मास मर्डरर व्हाइट हाउस में 2 बार कैसे बुलाया आपने, बिल्कुल। ये बात होनी चाहिए। ट्रेड डील तो ठीक है, ट्रेड डील हम ऊपर नीचे नेगोशिएट कर भी सकते हैं, पर इसको कैसे नेगोशिएट करोगे आप? क्योंकि आपको एक बात बताऊं, जो जो क्रिप्टो डील थी ना, जिसका हुँ, एक वो था, एक सीक्वेंस देखो आप, कि जो क्रिप्टो जो उसकी काउंसिल थी, पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल, वो उन्होंने बनाई मार्च आई थिंक 15 या 17 को। फिर उन्होंने जो पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल का जो चीफ था, जो सीईओ था, उसको WLF, जो इनका, जो ट्रम्प का कंपनी है स्टीव विटकॉफ की, उसके अंदर उसको उन्होंने एडवाइजर बनाया अराउंड 15 अप्रैल के आसपास। अप्रैल 22 को पहलगाम हुआ। अप्रैल 26 को WLF जो कंपनी है और पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल के बीच में डील हुई। अगर आप सिर्फ अप्रैल 22 और अप्रैल 26 का अगर वो लें तो आपको लगता है हो सकता है कि उनको कि वो पता हो या ना पता हो। पर अगर आप बाकी चीजें अगर वो देखना शुरू कर दो कि कैसे सडनली एकदम पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल बना अराउंड मिड मार्च में, फिर उसको WLF का एक वो एडवाइजर भी ले लिया गया, और फिर उसके बाद 22 को वो भी हो गया, पहलगाम भी हो गया, और 26 को डील भी हो गई। तो आपको लगता है कि कुछ काला है इस पूरे ये पूरी सिचुएशन में। अगर उन्होंने कराया नहीं तो कम से कम उनको पता तो जरूर था, बिल्कुल। और अगर नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था? CIA को अगर नहीं पता था इस बारे में तो धिक्कार है उनके ऊपर, बिकॉज उन US का प्रेसिडेंट एक डील करने जा रहा है एक ऐसी कंपनी के साथ, एक ऐसी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक बहुत बड़ा मास मर्डर प्लान कर रहे हैं। उन्होंने मास मर्डर किया, उसके बाद आपने डील की, और CIA ने कुछ नहीं बोला उनको। मतलब ये कहाँ, लाइक इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? बिल्कुल। तो और यही हमको, यही जो पूरा मामला है ना, यही तो इस डील के बीच की सबसे बड़ी हड्डी है। हाँ, भारत के साथ आप डील करो, आप ठीक कह रहे हैं कि 25% या 50% का आप टैरिफ लगा दो या सैंक्शंस लगा दो, लेकिन ये मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप कैसे सुलझाएंगे? और फिर बार बार, अभी मैंने आपको बताया कि फॉक्स एंड फ्रेंड्स के चैनल पर जब बात करें, फिर कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है। मतलब उस मुद्दे को वो भूल नहीं रहे हैं जिस पे भारत ने खामोशी ओढ़ ली, कोई भाव ही नहीं दिया। लेकिन आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं और फिर बार बार वो पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं, तो फिर बात कैसे बनेगी? वो नहीं बनेगी। मैं तभी कह रहा हूँ कि ये ट्रेड डील नहीं होगी, बिकॉज अगर होगी भी तो बहुत लाइट तरह की होगी, मतलब एक सरसरी तौर की हो जाएगी, बिकॉज ऐसी ही ट्रेड डील्स हो सकती हैं। सी, या US के साथ इस समय भारत की एक सीरियस ट्रेड डील नहीं हो सकती। अगर उसको सिर्फ उसका मान रखने के लिए खुद की नज़र में, और यहाँ वो बाकी जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स है, US की पॉलिटिक्स, जो उसका ख्याल रखते हुए अगर करना है कि ताकि इंडिया को एक इमेज का बढ़ावा मिल जाए, तो शायद एक बड़ी लाइट सी और बड़ी छोटी सी डील हो सकती है, दैट कुड बी पॉसिबल। बट उसके बाद भी ये कहना कि भारत और US एक साथ आ गए हैं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन तो चाइना के साथ भी हो रहा है, ट्रांजैक्शन US के साथ भी हो रहा है। ट्रांजैक्शन तो सर रशिया के साथ भी हो रहा है। ऑयल नहीं खरीदता क्या? यूरेनियम नहीं खरीदता क्या अमेरिका रशिया से, जबकि दोनों दुश्मन बने बैठे इस वक्त? हाँ, वो तो हो रहा है और वो करता भी रहेगा US। सी, इंडिया का रशिया के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, वो रहेगा। जो रशिया है वो भी समझता है इस पूरे चक्रव्यूह में। मेरे को कभी तक ये समझ नहीं आया कि, और ये मैं ढंग से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया अल्टीमेटली जब ये जंग शुरू होगी तो किसका साथ देगा। अभी तो मुझे साफ लगता है कि वो रशिया और चाइना के साथ ज़्यादा रहेगा, पर यहाँ पर पीछे से करेगा, आगे से नहीं करेगा, जैसे अभी यूक्रेन वॉर में हुआ है। पर आगे आने वाला टाइम एक ऐसा टाइम होगा जब ये कोशिश बहुत होगी। सी, US जो मोदी जी को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, जो हम जानते हैं कि बड़े सारे ऑपरेशन हुए हैं, धनकर जी का हुआ, उसके बाद भी हुए हैं,
वो चाहते हैं कि अगले 1 साल में मोदी जी को निकाल दें। मतलब सो अगर वो बीजेपी को नहीं निकाल सकते तो कम से कम मोदी जी को तो निकाल ही दें, क्योंकि जब तक मोदी जी हैं तब तक भारत अपने आप दोनों पाँव पे खड़ा है। बिल्कुल। जब मोदी जी नहीं रहेंगे लाइक सत्ता में, तो भारत को कंट्रोल किया जा सकता है।